नमस्कार भी सभी को। जेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो हमने कल वीडियो रिकॉर्ड जो डाल दी थी उसमें भी वॉइस नहीं आ रही थी, वो कोई इश्यू था और वो क्लास अब डिलीट की जाएगी। दूसरी क्लास जो सेम आपको मिलेगी जिसमें वॉइस मिलेगी। तो हमने जो कल क्लास शुरू की थी वो हमने पंचवर्षीय योजना ली थी भी, पंचवर्षीय योजना ली थी। पहले तो सभी को भी मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक कमेंट जरूर किया करो भी। और जिन बच्चों ने कर रखा है वो आगे शेयर करने का भी काम करें भी। और जो बच्चे भी, बहुत से बच्चे हैं जो भी बहुत प्यार दिखाया है। अभी मेरा न्यू चैनल है, जिनको नहीं पता वो जेएम क्लासेस भी सब्सक्राइब चैनल कर ले। और जो बच्चों ने कर रखा है वो आगे से शेयर करें भी। तो जय मां सरस्वती का नाम ली भी। जय मां सरस्वती। और जो मेरा चैनल का नाम है भी, चैनल का नाम है जेएम क्लासेस भी। क्लासेस से अगर नहीं मिल रहा है तो परमीला नाम डाल दिया करो भी, परमीला डालते ही आ जाएगा। तो हमारा कल जो टॉपिक था जो पंचवर्षीय योजना भी, पंचवर्षीय योजना भी। और ये पंचवर्षीय योजना है, ये ऑल इंडिया एग्जाम में पूछी गई है भी। ऑल इंडिया एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एग्जाम किसी का भी हो उसमें ये पूछी जाती है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना है इस, ये लेके आने वाले जो थे, हमारे जो देश आजाद हुआ भी 1947 में, तो हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके सामने समस्या थी भी अब देश को चलाया कैसे जाए। तो उन्होंने भी सोचा भी जो अब देश है भी कैसे चले। तो उन्होंने यूएसएसआर वो रूस जहां गए, उन्होंने भी जैसे समाजवादी और पूंजीवादी दो अर्थव्यवस्था हमारे सामने थी। तो हमने ये तो चुन लिया था भी हम मिश्रित रखेंगे, वो समाजवाद हो और पूंजीवाद का मिश्रण हो। परंतु हमने ज्यादा हमें ध्यान देना था, क्योंकि हमारी जब अंग्रेज लोग हमें छोड़ के गए तब हमारे देश की जो कंडीशन थी बहुत दयनीय थी। तो उनका ये मैटर था भी कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस समाजवाद पे दिया जाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा फोकस किया था ना, वो समाजवाद पे किया था। परंतु अगर पूछे भी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भी, समाजवाद और पूंजीवाद का। समाजवाद में सेंट्रल सरकार चलाती हो, सब कुछ उनके अंडर में हो, और पूंजीवाद जहां उद्योगपति चलाते हो, और मिश्रित भी दोनों का मिश्रण हो। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी भी देश को चलाने की। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा भी कोई ऐसे प्रॉपर तरीके से भी, ताकि पूरा मैनेजमेंट पहले किया जाए भी, ऐसे से इस पे फोकस करना है। तो हमने जो पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट लिया था ना, वो कहां से, किस देश से लिया था? रूस से लिया था भी। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है भी पंचवर्षीय योजना है हमने किस देश से एडॉप्ट की। तो हमने ये रूस से की थी, परंतु उस टाइम रूस अलग देश नहीं था, ये यूएसएसआर एक संगठन था देशों का। और 1990 में यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे। 1990 में यूएसएसआर से 15 देश अलग हो गए थे, तब रूस अलग अस्तित्व में एक देश बन के आया भाई। तो ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ना दे के यूएसएसआर दे दे, तो ये भी ध्यान रखना। परंतु रूस से लिया, प्रॉपर आज तक पूछा नहीं गया, रूस पूछा गया है। भी पंचवर्षीय योजना है वो कहां से ली गई? हमने रूस से ली है। अगर संविधान में जैसे हम पढ़ते हैं तो मौलिक कर्तव्य थे ना, वो भी हमने रूस से लिए थे। कहां से लिए थे? रूस से लिए थे। अब पंचवर्षीय योजना एक्सेप्ट तो हमने रूस से कर ली, उसके लिए एक संगठन चाहिए। तो हमने एक संगठन बनाया भी, योजना आयोग। क्या बनाया भी? योजना आयोग भी। अब योजना आयोग जो संगठन बना, ये कब बना भी? योजना आयोग संगठन बना, ये इसका गठन किया गया 1950 में भी। इसका गठन किया गया 1950 में किया गया। परंतु इसके जनक पूछ लेते हैं भी, योजना आयोग के जनक कौन थे? योजना आयोग के जनक भाई पूछ ले तो पीसी महालनोबिस थे भी।
पीसी महालनोबिस थे भी, इसके जनक कौन थे? पीसी महालनोबिस थे भी। जो पीसी महालनोबिस थे ये भारत के संख्याकिक अर्थशास्त्री थे भी, सबसे बेस्ट जो अर्थशास्त्री, संख्याकिक अर्थशास्त्री, स्टैटिकल पूछे तो पीसी महालनोबिस थे। और ये पीसी महालनोबिस योजना आयोग जो संगठन था ना, उन्होंने प्रॉपर जैसे संगठन बनाया जाता है भी, उसमें कितनी कमेटी, कितने लोग बैठेंगे, वो इसने पूरा प्रॉपर ढांचा तैयार किया था। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इसको ये जिम्मा सौंपा था कि इस ऐसे पंचवर्षीय योजना बनानी है, तो उसको चलाने वाला एक आयोग चाहिए, तो उसका नाम दिया गया योजना आयोग, जो गठन कब किया गया? 1950 में। जनक कौन? पीसी महालनोबिस। अगर पूछ ले भी पंचवर्षीय योजना लेके आने वाला पहला भारतीय कौन था, तो कौन था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू था भाई। हमारा फर्स्ट जो प्रधानमंत्री था कौन था भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। पंडित है जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे भी ये कंसेप्ट, तो जो हमने रूस से लेके आए, वो रूस यात्रा पे गए थे, तो उन्होंने, क्योंकि वो देशों की यात्रा की भी, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चलाई जाए, तो उन्होंने रूस से हमने कंसेप्ट जो लिया था वो पंचवर्षीय योजना का लिया था। तो लेके आने वाले तो जवाहरलाल नेहरू थे, और उस पे जो योजना आयोग का गठन करने वाले, ये जिम्मा किसको दिया? जवाहरलाल नेहरू ने ये पीसी महालनोबिस को दिया। अब पीसी महालनोबिस से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीसी महालनोबिस का जो संबंध था ना, वो वेस्ट बंगाल के कोलकाता से था। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से था भाई। अगर पूछ ले कि वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से किसका संबंध था? पीसी महालनोबिस का था। और पीसी महालनोबिस का जो जयंती है ना, वो जिनका बर्थडे है भी 29 जून को, इसका बर्थडे 29 जून को आता है पीसी महालनोबिस का। उस दिन हम कौन सा डे मनाते हैं? उस दिन हमें कौन सा डे मनाते हैं? तो उस दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ रहा है भी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी, जो किस तारीख को मनाते हैं भी? 29 जून को मनाते हैं। किस तारीख को भी? 29 जून को मनाते हैं भी। और किसका जन्म है भी? पीसी महालनोबिस का भी। पीसी महालनोबिस। आगे ये सेकंड पंचवर्षीय योजना का पूरा ढांचा भी ये बनाएंगे भी, पूरा उसका ढांचा जो मॉडल है सेकंड पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल देंगे वो कौन देंगे? पीसी महालनोबिस देंगे। तो पूछ ले भी पीसी महालनोबिस का संबंध कहाँ से है? कोलकाता से है। और पूछ ले भी इस जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम कब मनाते हैं भी? 29 जून को मनाते हैं। 29 जून को ही क्यों? क्योंकि पीसी महालनोबिस का उस दिन बर्थडे है भी। अगर यह पूछ ले भी जो हमारा भारत का सांख्यिकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कोलकाता में है भी। सांख्यिकी हेडक्वार्टर पूछ ले तो कहाँ है भी भारत का? वो कोलकाता में है। ये भी पूछता है भी। तो जो अब पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए कौन सा आयोग आया भी? योजना आयोग आया भी। उसका गठन कब हुआ? 1950 में हुआ भी। और लेके आने वाले कौन थे? इसके जनक पीसी महालनोबिस थे। और इसको पंचवर्षीय योजना लेके आने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, जो हमारे पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देगा। अब जो है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है भी योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ले ली है? योजना आयोग की जगह किस आयोग ने ले ली है? किस आयोग ने ले ली है? नीति आयोग आ गया भी। कौन सा आयोग आ गया? नीति आयोग आ गया। और जो नीति आयोग है ये हम अन्य कभी वीडियो देंगे भी नीति आयोग पे। योजना आयोग की जगह किसने ले ली? नीति आयोग ने। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब थोड़ा इतना लिख लो भी, नीति आयोग कब आया है? 1 जनवरी 2015 से भी। नीति आयोग कब आया है? 1 जनवरी 2015 से। अब पूछ ले भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया भी योजना आयोग कैसी बॉडी है भी, कैसी संस्था है? तो योजना आयोग है ना, वो असंवैधानिक संस्था है। संवैधानिक वो होती है जो संविधान संशोधन के तहत जोड़ी जाए। यह एक बनाया हुआ संगठन था। तो ये कैसी बॉडी है? यह असंवैधानिक बॉडी है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं भी।
योजना आयोग असंवैधानिक धार्मिक संस्था है। कैसी है भी? असंवैधानिक संस्था है, जो संविधान संशोधन के तहत नहीं आई भी। जो संविधान संशोधन के तहत आती है वो संवैधानिक संस्था कहलाती है। जैसे वित्त आयोग पढ़ते हैं, वो कैसी संस्था है? संवैधानिक है। ये कैसी है? असंवैधानिक है। अब क्वेश्चन घूम जाएगा भी, क्योंकि योजना आयोग अब समाप्त हो गया, उसकी जगह किसने ले ली? नीति आयोग ने ले ली। तो एग्जाम में पूछ सकता है भी नीति आयोग कैसी संस्था है? तो ये भी असंवैधानिक है भी, ये भी क्या है? असंवैधानिक है। तो इतना मेरे बच्चों, यहां से क्वेश्चन 100% पूछता है। योजना आयोग पूछ ले भी कौन सा अब है वर्तमान में, कौन सा आयोग समाप्त कर दिया गया? योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। और जो नीति आयोग, जो जैसे योजना आयोग है वैसे नीति आयोग है, परंतु इसमें थोड़ा सा ढांचा बदला गया है। नीति आयोग का हम कभी अलग वीडियो में जिक्र करेंगे, आज योजना आयोग का करेंगे। योजना आयोग है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पूछ सकता है एग्जाम में भी योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं, वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन होते हैं भी योजना आयोग के अध्यक्ष? वर्तमान में ये अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब इसकी जगह ले ली नीति आयोग ने, तो पूछ सकता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन है भी? जब से बना है अब तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी है भी। और पूछ ले भी फर्स्ट योजना आयोग जब आई योजना, उस टाइम कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे भी? उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूछ ले भी फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अंतिम पूछ ले तो नरेंद्र मोदी जी थे, क्योंकि उस टाइम भी योजना आयोग चला। 14 में इसको समाप्त किया गया, 12 पंचवर्षीय योजना कंप्लीट की गई थी। तो ये ध्यान रखना है आगे भी। अब हम करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना योजना में जो टाइम पीरियड बहुत पूछता है, और इन योजनाओं का जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। वो अलग बात है, एक योजना जो हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना, जिनका 4 है उनका भी इश्यू बताऊंगी भी 4 क्यों रखा। तो पंचवर्षीय योजना है फर्स्ट जो योजना आई थी पंचवर्षीय, और इनका जो टाइम पीरियड होता है ना, कई बार ना सन तो दे देता है, सन तो हम याद कर लेते हैं, परंतु प्रॉपर डेट दे देता है। तो पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड शुरू होता है इसका 1 अप्रैल से 1951 से शुरू हुआ और 31 मार्च 1956 तक चला था भी। अगर पूछ ले फर्स्ट पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड क्या रहा, वो रहा 1951 से 56 तक रहा। प्रॉपर डेट पूछ ले तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक चलता है भी। अब आगे हम 1 अप्रैल और 31 मार्च नहीं लिखेंगे, परंतु पूछ ले तो ध्यान रखना भी शुरू कब होता है? 1 अप्रैल से, और चलता कब तक है? 31 मार्च तक चलता है। क्लियर भी? उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी ये किस मॉडल पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अगर मॉडल पूछ ले, मॉडल पूछता है भी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? वो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे थी? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी भी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी, बहुत बार पूछा गया है भी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया गया भाई? किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया? ये पूछ सकता है भी। इसका सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया? उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछे तो इसका उद्देश्य क्या था भी? इसके उद्देश्य था कृषि पर अधिक बल दिया जाए, कृषि पर अधिक बल दिया जाए। क्योंकि हमारा देश कैसा देश है भी?
कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दिया गया? पहली बार कृषि पर दिया गया, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो भारत के लोग है ना, पहले उस टाइम 70-75% के आसपास लोग खेती पर अपना जीवन यापन करते थे। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया? कृषि पर किया गया। किस पे किया गया? कृषि पर भी। अब आता है भी कृषि करने के लिए हमें क्या चाहिए? कृषि करने के लिए हमें पहले भी पानी चाहिए, सिंचाई की जरूरत पड़ेगी, फिर अच्छे बीजों की क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी। तो सिंचाई के लिए इन्होंने परियोजना, जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में जो 3 बांध बने, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन कौन सी 3 परियोजनाएं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के तहत आई गई। तो उसमें जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में 3 योजना आई थी, वो लिखे भी। जो फर्स्ट थी वो लिखे, भाखड़ा बांध बनाया गया। पहले तो लिख लो भी सिंचाई परियोजना। क्या लिख लो? सिंचाई परियोजना। सिंचाई के लिए कौन कौन सी परियोजना आई? तो इसमें फर्स्ट जो आई थी वो लिखी भाखड़ा बांध भी, भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध बनाया। सेकंड पूछे हीराकुंड बांध भी, बांध भी। थर्ड पूछे दामोदर बांध भी। इनके पीछे बांध ना देके परियोजनाएं भी दे सकता है, तो ये ध्यान रखना है। 3 आई भी, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध और दामोदर बांध भी। तो अब इनका जो भी अगर पूछ ले भी कौन कौन सी सिंचाई परियोजना के लिए क्या क्या कार्य हुआ, तो ये 3 बांध बनाए गए थे। उस टाइम मेन जो ध्यान था ना, वो सिंचाई के लेके था। बाद में ये अलग बात है भी, जो ये बांध बनते हैं तो बिजली भी उत्पादन की जाती है, वो अलग इश्यू था। परंतु मेन इनका उद्देश्य था वो क्या था? सिंचाई को लेके था। तो अब ये पूछ लेता है भी एग्जाम में भी, जो ये बांध है ये कहाँ कहाँ है? भाखड़ा बांध है ये कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। भाखड़ा बांध कौन सी नदी के किनारे बना है? सतलुज नदी के किनारे। अगर हीराकुंड पूछ ले तो कौन सी नदी के किनारे है? महानदी भी। किस नदी के किनारे है? महानदी किनारे है भी। और दामोदर पूछ ले तो दामोदर नदी के किनारे भी। ये नदियां बहुत बार पूछी गई है, परंतु ये पूछ लेता है भी, प्रॉपर स्थान पूछ लेता है भी ये कहाँ कहाँ स्थित है। तो सतलुज नदी जो भाखड़ा बांध है ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है भी? हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध है ये कहाँ है? ओडिशा में भी। कहाँ है? ओडिशा में है भी। और जो दामोदर परियोजना है, ये दामोदर परियोजना थी ना, इसकी सहायक नदियां और थी भी, परंतु दामोदर ही पूछा जाता है, इसकी सहायक नदियां वहां ये परियोजना चली थी। तो ये जो कहाँ है? वेस्ट बंगाल और झारखंड में। ये ध्यान रखना है भी मेरे बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी भाखड़ा बांध था वो कहाँ है, और जो हीराकुंड बांध है वो कहाँ है, और दामोदर बांध है वो कहाँ है। तो ये राज्य ध्यान रखना, ये नदियां ध्यान रखना है। उसके बाद तो इस पे किस पे फोकस किया गया भी? सबसे ज्यादा कृषि पर बल दिया गया। और कृषि को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो सिंचाई चाहिए भी। तो सिंचाई की व्यवस्था की गई, फिर सबसे ज्यादा ये बांध बनाए गए। सिंचाई को लेके ही इनका मेन उद्देश्य था। तो बहुत बार हरियाणा जैसे पूछते हैं भी, भाखड़ा बांध के निर्माता कौन थे भी? चौधरी सर छोटू राम थे भी। भाखड़ा बांध के निर्माता कौन थे? सर छोटू राम भी, जो कहां से बिलोंग करते हैं भी? गढ़ी सांपला से। और गढ़ी सांपला का नाम बदलकर अब क्या नाम कर दिया गया भी? सर छोटू राम नगर कर दिया गया भी। तो एग्जाम में हरियाणा में बहुत पूछते हैं भी भाखड़ा बांध के निर्माता जनक कौन थे? चौधरी सर छोटू राम थे। और चौधरी सर छोटू राम का जो है भी किस स्थान से बिलोंग करते थे? तो वो रोहतक के गढ़ी सांपला से बिलोंग करते हैं। और अब गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर कर दिया गया भी। तो इसके बाद हम अब पढ़ेंगे भी सेकंड पंचवर्षीय योजना।
सेकंड पंचवर्षीय योजना। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी भी, योजना थी, ये जब अब पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो 51 से 56 तक चली है। तो सेकंड पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होगी भी? ये 1 अप्रैल 1956 से शुरू होगी और 31 मार्च 1961 तक चलेगी। 56 से लेके ये 1961 तक चलेगी। 1 अप्रैल ध्यान रखना है भाई, कई बार प्रॉपर डेट दे देता है एग्जाम में, क्या दे देता है? प्रॉपर डेट दे देता है। 1 अप्रैल और 31 मार्च पे समाप्त होती है। कितना टाइम होता है? टाइम पीरियड कितना होता है एक पंचवर्षीय योजना का? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। तो एग्जाम में पूछ लेता है भी सेकंड पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी? कौन से मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पूछ ले भी इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य पूछ ले तो भी कृषि पे हमने फोकस किया, कृषि से उपज आई, अब उसको वस्तुओं में कन्वर्ट करना है तो किस पे ध्यान दिया जाएगा भाई? उद्योगों पर। तो इसका उद्देश्य क्या था? उद्योगों पर अत्यधिक बल दिया गया। किन पर फोकस किया गया था भी? उद्योगों पर किया गया था। फर्स्ट पे किस पे किया गया था? कृषि पर किया गया था। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा ही क्वेश्चन पूछ लेता है भी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी, उसका टाइम पीरियड क्या था और किस पे ज्यादा फोकस किया गया? उद्योगों पर किया गया भी। और मॉडल किस कौन सा है? पीसी महालनोबिस मॉडल भी। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पूछ ले तो जो ये उद्योगों पर, तो यहाँ 3 जो उद्योग भाई, 3 उद्योग जो इस्पात से अंतर बने, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो इस्पात से अंतर है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए? तो कौन सी के तहत लगाए गए? सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत। तो लिखें भी, जो इसका सेकंड पंचवर्षीय योजना है इसके तहत जो इस्पात से अंतर लगाए गए, इस्पात से अंतर भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है भी इस्पात से अंतर कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लगाए गए? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना। कौन से? 3 बहुत बार पूछे गए हैं। कई बार उनके राज्य पूछ लेता है, कई बार इनका सहयोग देश पूछ लेता है। तो पहला लिखे भी, पहला जो लगा था वो कहाँ लगा था? भिलाई में लगा था। कहाँ लगा था? भिलाई इस्पात से अंतर। आपके एग्जाम में लिखा आएगा भिलाई इस्पात से अंतर। ये कहाँ लगाया गया भी? छत्तीसगढ़ में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? छत्तीसगढ़ में लगाया गया। और किस देश की सहायता से? किस देश की सहायता से लगाया गया? रूस की भी। किस देश की सहायता से लगाया गया? रूस देश की सहायता से लगाया गया। रूस देश के सहयोग से लगाया गया था। रूस देश के सहयोग से लगाया गया था। रूस नाम दे के कई बार ना एग्जाम में यूएसएसआर पूछ लेता है भी, कई बार एग्जाम में यूएसएसआर दे देता है। किस देश की सहायता से लगा था भी? यूएसएसआर की सहायता से। अगर पूछ ले, देश पूछ ले तो कौन सा देश? रूस। और रूस ना दिया हो तो कौन सा भी संगठन था? यूएसएसआर। यूएसएसआर के 1990 में 15 देश अलग हो गए थे, टुकड़े हो गए थे। उसके बाद दूसरा इस्पात से अंतर पूछिए, सेकंड भी। सेकंड अगर इस्पात से अंतर पूछिए तो कौन सा भी? दुर्गापुर भी। कौन सा भी? दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात से अंतर। दुर्गापुर इस्पात से अंतर था, वो कहाँ लगा भी? वेस्ट बंगाल में। कहाँ लगा भी? वेस्ट बंगाल में लगाया गया। दुर्गापुर इस्पात से अंतर कहाँ लगाया गया? वेस्ट बंगाल में लगाया गया भी। अब ये पूछ ले भी, दुर्गा की पूजा होती है भी, हम जैसे हम जो 7 माताएं पढ़ते हैं भी दुर्गा, तो दुर्गा से अगर याद करो जैसे भी ब्रिटेन यूके है वहां तो महारानियां होती हैं। तो ये किस देश की सहायता से लगा था? यूके के। किस देश की सहायता से लगा था? यूके के सहयोग से लगा था भी। किस देश की सहायता से? यूके के सहयोग से। यूके ना लिख के कई बार ब्रिटेन दे देता है भी, ब्रिटेन भी। और ब्रिटेन की राजधानी पूछे तो भी ब्रिटेन की राजधानी क्या है?
ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है भी। और रूस की राजधानी पूछे तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। ये ध्यान रखना है। उसके बाद है तीसरा इस्पात संयंत्र भी। तीसरा पूछे इस्पात संयंत्र जो हमारा ओडिशा में लगा था भी, राउरकेला, राउरकेला में। जो कहाँ लगा था अभी? ओडिशा में लगा था। कहाँ लगा था? ओडिशा में लगा था। अगर पूछ ले भी किस देश की सहायता से लगा, किस देश की सहायता से लगा था अभी ये? जर्मनी देश की सहायता से लगा था। किस देश की सहायता से लगा? जर्मनी देश की सहायता से लगा था। अगर जर्मनी की राजधानी पूछ ले भी, जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन भी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन भी। तो एग्जाम में ये बहुत बार पूछे गए हैं। तो जो बिलाही इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, ये किस देश की मान लो ये पूछे जाए भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये इस्पात संयंत्र लगे थे, कौन से में लगे? सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगे। इनके कई बार ये इनके नाम देके इस्पात संयंत्रों के, इनके पीछे जो लिखा है वो कई बार इनके राज्यों के नाम लिख देता है और कई बार इनके देशों के सहयोग से लगे वो लिख देता है। मिलान में बहुत बार पूछे गए हैं। एक बोकारो इस्पात संयंत्र आएगा, वो हम थर्ड पंचवर्षीय योजना में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे भी? थर्ड है पंचवर्षीय योजना में। जो बोकारो लगा था वो 1964 में लगा था, झारखंड में भी। जो वो बोकारो लगा था वो झारखंड में लगा था। और उस चारों ये इकट्ठे देता है भी, चारों इकट्ठे दे के और ये भी पूछ लेता है अभी सेकंड पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से लगे और कौन कौन से नहीं लगे। मिलान राज्य दे देता है, कई बार देश इनके सहयोगी देश है भी सहयोग किया वो दे देता है। तो ये ध्यान रखना है। तो जो हमारी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड भी 56 से 61 था। क्या है इनका टाइम पीरियड? 56 से 61 था। और किस मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। उद्देश्य क्या है? उद्योगों पर सबसे ज्यादा बल दिया गया। और ये इस्पात संयंत्र कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगे? सेकंड में लगे। किस में लगे? सेकंड में। तो ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो ये पंचवर्षीय योजना थी, ये जो पंचवर्षीय योजना है ये सफल रही थी दोनों। ये लक्षित इनकी जो दर रखी थी उनके आसपास ये पहुंच गई थी। और जो फर्स्ट योजना है वो सफल योजना मानी गई। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड पंचवर्षीय योजना भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी भी? थर्ड पंचवर्षीय योजना। थर्ड पंचवर्षीय योजना। जो थर्ड पंचवर्षीय योजना था भी, इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड जो 61 पे समाप्त हो रही है, तो ये 1 अप्रैल 1961 से शुरू होगी और 31 मार्च 1966 तक चलेगी। ये 1 अप्रैल 1961 से शुरू होगी, 31 मार्च 1966 तक चलेगी। ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो असफल रही थी। ये एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जो क्या रही थी? असफल रही थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी योजना असफल रही थी, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। तो ये ध्यान रखना। अब मॉडल पूछ ले, मॉडल तो लगभग फर्स्ट और सेकंड का ही पूछा गया। अभी तक मॉडल और सभी योजना को नहीं पूछे जाते, फर्स्ट और सेकंड के पूछे गए। परंतु लिख लो थर्ड पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? सुखमेव चक्रवर्ती भी। कौन सी मॉडल पर आधारित थी? थर्ड पंचवर्षीय योजना जो थी मॉडल भी सुखमेव चक्रवर्ती भी। कौन से मॉडल पर आधारित थी? सुखमेव चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। उद्देश्य क्या था भी इसका? इसका उद्देश्य था कि जो पहले हमने किस प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था? कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया। सेकंड में उद्योगों पर। इसमें जो मेन जो उद्देश्य था वो आत्मनिर्भर बनाना भी, दोनों में आत्मनिर्भर बनाना। इनका मेन जो पॉइंट था वो क्या था? आत्मनिर्भरता भी। आत्मनिर्भरता भी।
क्या था मेन फोकस था? आत्मनिर्भरता। किन में भी? कृषि और उद्योगों में। किन में भी? कृषि और उद्योगों में। आत्मनिर्भरता भी, इन दोनों पर फोकस किया गया। कृषि और उद्योगों दोनों पर बल दिया गया। पहला हमने अलग अलग दिया भाई, पहला कृषि पे, फिर सेकंड उद्योग पे, और थर्ड जो था वो कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया। इसमें क्या बनना था भाई? आत्मनिर्भर। क्लियर अभी? और ये कैसी योजना थी भी? एसपल योजना। अगर पूछ ले भी पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना एसपल रही, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना, थर्ड पंचवर्षीय योजना, योजना एसपल योजना रही थी, एसपल रही थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब पूछेगा भाई एसपल क्यों रही? इसके तीन रीजन है भी। इसके मेन, जैसे हमने पहली पंचवर्षीय योजना की तो उसमें तीन परियोजनाएं पड़ी, सेकंड की उसमें तीन हमने इस्पात संयंत्र पढ़े, और थर्ड है इसमें तीन रीजन है इसके एसपल होने के। इसमें तीन रीजन है भी एसपल होने के। अब तीन रीजन है वो लिखे भी, तीन कारण रहे भी। एसपल होने के तीन कारण कौन कौन से थे? तो पहला जो कारण था 1962 में भारत चीन युद्ध भी, और भारत चीन युद्ध रहा था ना, इसके बाद इमरजेंसी भी लगाई थी 1962 में, राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा दिया था। भारत चीन युद्ध के बाद क्या लग गया था हमारे भारत में? राष्ट्रीय आपातकाल भी लग गया। अगर पूछ ले भी पहली इमरजेंसी जो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था भी? 1962 में लगा। कब लगा भी? 1962 में लगा। ये भी ध्यान रखना है। और तीन बार आपातकाल लगा भी, राष्ट्रीय आपातकाल, एक 1962 में, एक 1971 में, और एक 1975 में भी। तीन बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा, एक 62 में, 1900, एक 71 में, और एक 75 में। जो 62 वाला लगा था वो तो रीजन हो गया, फिर भारत चीन युद्ध था। 71 वाला रीजन था भारत पाक युद्ध था भी, भारत पाक युद्ध था भी। और 75 वाला था वो इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी भी, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने 75 वाली, जो हम 25 जून को लगाई थी इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी। और उसी 25 जून को हम कौन सा दिवस मनाएंगे? संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं भी। 25 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? संविधान हत्या दिवस भी। ये भी नोट कर लिया करो, ये बहुत बातें हैं, ये जो एग्जाम में पूछी जाएगी, क्योंकि 2024 से ये मनाना शुरू किया है भी, ये भी ध्यान रखना। तो इसके बाद जो इसके तीन कारण, फर्स्ट तो हो गया अभी 1962 में किन के बीच युद्ध? भारत चीन के बीच युद्ध भी। उसके बाद तीसरा जो कारण था, दूसरा कारण था, वो कौन सा था? 1965 में भारत पाक युद्ध भी। और तीसरा इसका रीजन था 1965-66 में, सीधा भी लिखा आ सकता है। 66 में क्या पड़ गया था अभी? अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था, भूखमरी आ गई थी। तो ये ध्यान रखना है, अकाल पड़ गया था भी। तो क्योंकि भूखमरी ये तीन रीजन रहे, तो हमें ये योजना का जो ढांचा तैयार किया गया ना, ये हमारी योजना इस पे प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दिया गया, और ये सफल नहीं हुई। ये योजना क्या होगी थी? असफल होगी थी। ये योजना क्या होगी थी? असफल होगी। तो हमारे सामने कंडीशन थी भी, हमने जो ढांचा तैयार किया था वो उस पर हम प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर सके, तो उन्होंने बीच में क्या लेना पड़ा? हमें 3 साल का हम अवकाश लेंगे, गैप लेंगे भी। तो योजनाओं को रोक दिया गया। नेक्स्ट जो चौथी योजना आएगी उसका हमने ढांचा तैयार ही नहीं किया था, अभी कोई मॉडल नहीं बनाया था, कोई ढांचा नहीं तैयार किया, क्योंकि हमारा देश क्या जूझ रहा था अभी? समस्याओं पर समस्याएं आ रही थी। क्योंकि 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध, और 1966 का अकाल पड़ना भी। तो इसलिए हमारा चौथी योजना उसके बीच में गैप आता है, जो 66 से 69 है। परंतु इसके बीच जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी ना, इसके बीच कुछ मुख्य घटनाएं हुई थी, वो भी लिखेंगे। इसके जो बीच में जो कई बैंकों की स्थापना हुई भी, इसमें जो बैंक है 1 जुलाई
थर्ड पंचवर्षीय योजना में 1 जुलाई 1964 में IDBI बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1964 में किस बैंक की स्थापना की गई? IDBI बैंक की स्थापना की गई। ये क्या है भी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भी, इसकी स्थापना की गई। IDBI बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1964 को की गई थी। ये भी ध्यान रखना है। और इसके साथ जो बहुत बार पूछा गया है भी एग्जाम में, इसमें 14 जनवरी 1965 को 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना की गई। एफसीआई में 14 जनवरी 1965 को किसकी स्थापना की गई? एफसीआई की स्थापना की गई। एफसीआई क्या है भी? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी। एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई। और 1965 में ही भी 1965 में ही कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई? 1965 में की गई। ये मेन जो यहां तक इसका कई बहुत बार पूछा जाता है, परंतु अब है ना इसका नाम बदला गया है भी। इसका नाम बदल दिया गया है। कृषि कीमत आयोग का 1985 में इसका नाम बदल कर दिया गया अभी CACPB। CACPB लिखे क्या था अभी? कृषि लागत एवं कीमत आयोग भी। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कृषि लागत एवं कीमत आयोग नाम कर दिया गया अभी। CACPB। सी से कमीशन हो गया, एग्रीकल्चर भी, कॉस्ट और प्राइस में। इनकी फुल फॉर्म क्या है? कमीशन भी, एग्रीकल्चर, कॉस्ट एंड प्राइस भी। जो कृषि लागत एवं कीमत आयोग, इसका नाम बदल दिया गया। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, परंतु इसके साथ है भी इसका काम क्या है? इस CACP का काम क्या है? ये क्या करता है भी? कृषि से संबंधित जो पदार्थ है भी, हमारे फसलें हैं, उनका मूल्य डिसाइड कौन करता है भी? ये CACP करता है। तो अगर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी जो MSP है उसका मूल्य डिसाइड कौन करता है भी? CACP करता है। किसका मूल्य भी? MSP का। किसका मूल्य भी? किसका? MSP का। MSP मुद्दा बहुत बना हुआ है अभी पंजाब हरियाणा में, ये मुद्दा चल रहा है। MSP क्या है भी? मिनिमम सेलिंग प्राइस भी। क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस भी। और जो इस पे ये पूछता है भी जो ये MSP है कितनी फसलों पर दी जाती है? MSP है वो कितनी फसलों पर दी जाती है? तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये 25 फसलों पर दी जाती है भी। कितनी फसलों पर? 25 फसलों पर दी जाती है। अगर वैरायटी पूछ ले तो 29 वैरायटी भी। अगर वैरायटी पूछ ले तो कितनी वैरायटी पर दी जाती है? 29 वैरायटी पे दी जाती है भी। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर पूछ ले जो MSP है वो कितनी फसलों पर दी जाती है? कितनी फसलों पर दी जाती है भी? 25 फसलों पर। और कितनी वैरायटी पर भी? 29 वैरायटी होती है भी। क्योंकि अगर हम गेहूं की बात करें तो अलग अलग होता है ना भी। गेहूं जसमाने गेहूं होता है, देसी गेहूं होता है, तो उनकी वैरायटी इंक्लूड की जाती है भी। जैसे चावल की होगी, चावल की अलग अलग वैरायटी होती है, तो उनकी जो कीमत डिसाइड करता है। तो ऐसे वैरायटी पूछ ले तो कितनी वैरायटियों पर दी जाती है MSP? 29 भी। और फसलें पूछ ले तो 25 फसलों पर भी। और ये मुद्दा बना हुआ है तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, जो MSP है ये क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस है। और इसको डिसाइड कौन करता है? CACP करता है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1985 में। इसने किसका स्थान लिया? कृषि कीमत आयोग का स्थान ले लिया, जिसकी स्थापना कब की गई? 1965 में की गई।
यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% बनेगा भी। और ये एमएसपी है, कुछ एक लोगों को यहाँ पता ही नहीं है भी एमएसपी क्या होती है। कुछ बच्चों को जैसे, क्योंकि यहाँ भीड़ आपने देखी होगी, जहां भीड़ होती है उनको पता ही नहीं एमएसपी होती क्या है, भी क्या होता है। बस भीड़ देख ली, भाईचारे में कह दिया भी हमें एमएसपी नहीं दे रही सरकार, हमें लेके आनी है, भी उसकी कीमत घटा दी, अब दे दी एमएसपी, खरीद नहीं रहे हैं। तो ये होता है भी। आप बताएं, ये सबसे गलत जो है, किसान गरीब का गरीब क्यों रहता जा रहा है, मेन कारण हमारा यही है, यही जड़ है। अब आप कहोगे मैडम ये कैसे, अगर इकोनॉमिक्स आपने अच्छी तरीके से पढ़ी हो तब आप ये समझ पाओगे भी एमएसपी है, ये डिसाइड कर दिया। अरे सरकार हमारी फसलों का मूल्य डिसाइड करेगी, ये सोच के देखो। अगर मान लो किसान जो है वो अपनी फसल उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, वो उसको पता ना भी कितना खर्चा लगता है उसमें, सरकार मूल्य डिसाइड करेगी हमारी फसलों का, हमें ये नहीं पता। आप कभी भी जाके, जहां ये रोक रखा ना भी, दिल्ली रोको, बंद करो, बाहर तरह से नारे लगाए जाते हैं और बाहर रोक रखा, उनसे पूछ लेना, उसमें आपको 60-70%, अब थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना आ गया तो थोड़ा कुछ पढ़ना जानते वो पढ़ लेते हैं, तो अगर पूछे तो उनकी जो एमएसपी, जो 70% लोगों को नहीं पता प्रॉपर एमएसपी क्या होती है, 70% लोगों को ये नहीं पता एमएसपी होती क्या है। एमएसपी होती है भी सरकार ये कह देती है भी इस प्राइस से नीचे नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, परंतु सरकार कितना का खरीद रही है। भी आप ये सपोज करें 2250 रुपए गेहूं की कीमत होगी प्रति क्विंटल, 2250 होगी, तो सरकार कितना का गेहूं खरीदे भी। आप अपना दिमाग लगाएं भी, सरकार है वो कितना का गेहूं खरीदे, ये फैसला हमें करना होगा। अगर हम गेहूं लगाना कम कर देंगे तो सरकार अपने आप मूल्य बढ़ा देगी। अगर जैसे मार्केट में है आड़तिया होता है ना, आड़तिया लोग, हमें कौन भड़काता है, आड़तिया। जैसे कहते हैं ना भी, अब जैसे भैया ओल्ड पेंशन की स्कीम चली थी भी, ओल्ड पेंशन लेके आओ, न्यू पेंशन आ गई भी, न्यू पेंशन स्कीम जो आ गई थी भी, ओल्ड पेंशन समाप्त कर दी गई, क्योंकि भी पहले जो 80,000 रुपए ले रहा है, रिटायरमेंट हो गया, बाद में उसे आधी मिलेगी, ये बोला गया पीछे, वो बंद कर दी गई। सरकार ने क्या किया भी, उसका कुछ परसेंट आप दो, 18% बोला गया, कुछ उसमें सरकार इंक्लूड करेगी, वो हम जो फाइनेंशियल जो होता है ना, स्टॉक मार्केट में लगाएंगे पैसा, वहां से बेनिफिट आएगा, हम आपको बेनिफिट करेंगे। क्योंकि अब हमारे पास क्या है, भारत में पॉपुलेशन भरमार है, जब रिटायरमेंट हो जाते हैं लोग तो बाहर किन पे पड़ता है, युवाओं पे पड़ता है। जो वर्तमान में नौकरी ले रहे हैं, टैक्स लगाएगी सरकार, उनसे पैसे वसूलेगी और वो उनको पेंशन देगी। तो जो सी और डी ग्रुप वाले हैं ना, उनको भड़काते हैं ए बी ग्रुप वाले, वो ये कह देंगे हमें तो लाख मिल रही है, 80,000 मिल रही है, हमारा काम चल जाएगा, आप आगे हो जाओ, ओल्ड पेंशन चाहिए, ये नारे लगाओ, उनको आगे कर देते हैं मरवाने के लिए। और हमारा क्या है, एमएसपी चाहिए हमें, हमें कौन कर रहा है, आड़तिया उकसा रहा है कि तुम्हें तो सरकार मार ही देगी, तो किसानों को कौन बहका रहा है, आड़तिया। अब बात आती है, अगर एमएसपी ना हो, किसानों की चलेगी, बीच में आड़तियों का पर्दा पास हो जाएगा। जैसे सब्जी का है, किसान लेके आता है मार्केट में सब्जी, अरे जो आड़तिया उसको क्या पता किसान ने कितनी उसमें समस्याएं झेली है, तब वो सब्जी लेके आया। जैसे अब पीछे गाजर का था, गाजर कोई किसान लेके आया पूरी ट्राली भर के, और 2 रुपए किलो गाजर बिकी उसकी, फिर बाद में मार्केट में बेची है, सब्जी वाला उसे 20 रुपए किलो बेच रहा है। किसान को क्या मिला 2 रुपए में, बीच वाला पैसा आड़तिया। आड़तिया 2 घंटे में सब्जी मार्केट में बैठता है ना, सुबह सुबह बोली लगती है, वो 2-3 घंटे में आप क्या 5-7 हजार रुपए अपने पक्के कर जाता है। वो क्यों कहे भी एमएसपी ना ले, क्यों, वो हमें बहकाता है। आड़तिया है वो किसानों को, ताकि वो अपने हक के लिए लड़े और तुम्हारा फायदा हो। और ये आड़तिये मिले होते हैं, ठेके होते हैं इनके, और किसान को नहीं पता। जिस दिन ये किसान समझने लग गया ना ये बात, तब देखना किसान की जो आमदनी है वो दुगनी तिगनी 10 गुना तक भी बढ़ सकती है। परंतु जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक ये एमएसपी लेते रहेंगे, या आज लिखवा लो चाहे 10 साल बाद में लिखवा लेना। जब एमएसपी खत्म की, और ये खत्म करने वाले थे, ये सरकार का एजेंडा ठीक था भी, हम समझ जाए भी। देखो हर कोई चाहता है, नौकरी में गया सरकार बना ली, क्यों बनाई, अपना राज चाहता है,
हम भी चाहते हैं ना नौकरी में जाएं, क्यों चाहते हैं? अपना बेनिफिट चाहते हैं। क्या हम समाज के बारे में सोचते हैं? कोई नहीं सोचता भाई, तो सरकार क्यों सोचे? हर अपना बेनिफिट चाहते हैं। हम नौकरी लग जाए, मान लो सपोज करो मैं ये चाहती हूँ मेरे को एक ग्रुप की नौकरी मिल जाए, क्या मैं आस पड़ोस का सुधार दूंगी? नहीं सुधार दूंगी, क्योंकि हमें माहौल भी वही दिया गया। तो ये बात गांठ बांध लो, जब तक हमारी ये सोच नहीं बदलेगी भी आसपास का माहौल अच्छा हो, तब तक हम हमारा देश विकास जो विकसित देश नहीं कहला सकता। क्योंकि किसी ने कहा ना, केक जितना बड़ा होगा उतना ही हमारे हिस्से में ज्यादा आएगा। अगर हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं तो इसमें अगर केक बड़ा सा बड़ा लेके आएंगे तो हमारे हिस्से में क्या आएगा? ज्यादा आएगा। अगर छोटा लेके आए तो छोटा ही हिस्सा आएगा। तो हमेशा केक को बड़े करने की सोचे, ना कि उसको छोटा रखें। तुम दूसरों का भला चाहोगे तभी तुम्हारा अपने आप हो जाएगा, तुम्हें फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। पर हमें नेगेटिविटी दी गई, हमें ऐसा माहौल दिया गया, हमें ऐसे विचार डाले गए। अभी भी अगर पूछ लेना अपने माँ बाप से भी एमएसपी क्या है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। और मेरे बच्चों, पढ़ाई के साथ नौकरी के साथ अपनी सोच बदलना भी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ बैठती हूँ ना, सुबह आके बैठती हूँ, मैं ये भी देखती हूँ, मेरे को आज तक बहुत रियल केस है, थोड़ा 2-4% मिले हो, पर ऐसे ही मिलते हैं बंदे जो सीमित सोच के होते हैं, सिर्फ अपना अपना काम सीख जाए, बाकी बंदे जाए भाड़ में। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। अगर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मान लो अगर हमारे मोहल्ले में हमारी कोठी हो, बहुत बढ़िया कोठी हो, नौकर चाकर हो, आस पड़ोस में झुग्गी झोंपड़ी हो, तो क्या अच्छा ही लगेगी कोठी? नहीं लगेगी। आसपास में कोठियां ही कोठियां हो तब हमारी कोठी अच्छी लगेगी। तो ये सोच रखना भी है। थैंक यू भाई, और मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर किया करोगे। धन्यवाद।